आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 105 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्ते 106 मुलाहिज़ा फरमाए। उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो उस वक्त भी वीरा को तंजीम के बड़ों में शुमार कर रहा था। उसे इल्म नहीं था कि पिछली रात वीरा ने खुलकर बागियाना रविश अपना ली थी। मिस्टर एक्स यहाँ मेहमान है। वीरा की आवाज में शुगर क्वीन का तहक्कुम पैदा हो गया था। उसने ज़ाती अदावत में अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। जवाब तलबी उसी से होगी, मगर तुम्हारा बयान जरूरी है। ओह, उसके मुंह से एक गहरा सांस बरामद हुआ। अच्छा ही हुआ कि मैं अपने मिशन में नाकाम रहा। वो लड़की उठा ली जाती तो शायद मैं भी सजा से न बच पाता, क्योंकि मिस्टर एक्स ने लड़की को ज़ेर करने के बाद मुझे उस पर पूरे तसर्रुफ की आज़ादी दे दी थी। अब मेरी समझ में आया कि यह उसका कोई साथी मामला था, वरना हम में ऐसा इनाम कौन किसी को देता है। बेख्तियार मेरा हाथ चल गया। मुंह पर भरपूर थप्पड़ खाकर एलन ब्रेस के हल्क से गज़बनाक खुराहट आज़ाद हुई थी। यह ज़्यादती है मादाम, मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम भूल रहे हो एलन कि इस वक्त मजबूर हो। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो रुतबे में मुझसे कम नहीं है। क्या तुम किसी की जुबान से मेरी तज़हीक बर्दाश्त कर सकोगे? यकीनन नहीं। वो बुड़बुड़ाया था। गलती मेरी है, मुझे मोहतात रहना चाहिए था। अब मनो अन सब कुछ बताते चला जाओ। वीरा ने कदर नरम लहजे में कहा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वो कोई आम औरत नहीं है। एलन ब्रेस का लहजा मुतासफाना हो गया था। वैसे तो तुम मुझ पर अक्सर मेहरबान रहती हो, लेकिन तुम्हारी सलाहियतों का सबको एतराफ़ है। मिस्टर एक्स से इस मामले में कड़ी बाज़ होना चाहिए। उसने मुझसे कहा था कि सिरे के एक मकान में एक खूबसूरत एशियाई लड़की मुकीम है, जिसे बालों से पकड़कर उसके कदमों में डालना है। मगर वो लड़की बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। वो चलावे से कम नहीं थी। वो मकान में हर तरफ से महसूर थी और मकान के हर आहनी हिस्से में उसने खतरा भांपते ही बरकी रूह तोड़ाती थी। उसने हमें मकान से दूर रखने के लिए हम पर गोलियां भी चलाई। उसके पास को बेआवाज हथियार था। फिर मुझसे इश्तियाल के आलम में हमाकत हुई और मैंने उसे आम लड़की समझते हुए कमीनगाह से बुलंद आवाज में धमकी दी कि वो तनहा है और हम 7 मर्दों का देर तक मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बावजूद काफी देर तक मुजाहमत पर तुली रही। आखिरकार हमने एक अनोखी तजवीज़ सोची और उस मकान को बिजली फराहम करने का तार काट डाला। अंधेरा होते ही उसने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए हमारी तादाद पर बेयकीनी का इजहार करना शुरू कर दिया। मैं उसकी चाल को न समझते हुए उससे बहस में उलझ गया और बात यहाँ तक आ गई कि उसको छोड़ने की कोशिश भी की गई तो वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर सब कुछ तबाह कर देगी। हाँ, अगर हम साथों बरामदे में जमा होकर उसे अपनी तादाद और नेक नीयती का यकीन दिलाते तो रजाकाराना तौर पर खुद को हमारे हवाले कर देगी। मैं सोच भी नहीं सका कि वह हमें घेर रही थी। मैंने उसे फरेब देने की नीयत से उसकी शर्त तस्लीम कर ली। ब्रायन डरते डरते सबसे पहले बरामदे में गया, लेकिन अंधेरी कोठड़ियों में से उस पर कोई फायर नहीं हुआ। तो यके बाद दीगरे मेरे बाकी साथी भी बरामदे में पहुंच गए। मगर जब मैं सबसे आखिर में सीढ़ियां तय कर रहा था, अचानक बरामदे में खौफनाक धमाका हुआ। मलबे के टुकड़ों ने मुझे जख्मी और हवास बाख्ता कर दिया और मैं अपने साथियों की दिलदोज़ चीखों की परवाह किए बगैर अंधाधुंध वहां से भाग निकला। मुझे पूरा यकीन है कि उसने जहां हम सबको इकट्ठा किया था वहां डायनामाइट पोशीदा था, जिसकी इग्निशन बिजली न होने की सूरत में किसी बैटरी से मुंसलिक कर दी गई थी। मैं वहशाना अंदाज में जंगल की पतली सी पट्टी अबूर करके अकबी सड़क पर निकला था। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे शायद तुम बेखबर नहीं हो। मैं उसका बेआवाज भरा हुआ पिस्तौल संभाले उसके पहलू में और खामोश बैठा था। उसकी कहानी सुनते हुए गरूर से मेरा सीना फूल गया था। उस लड़की को अपने लहजे पर पूरा अबूर धमाधम वो सहर ज़दा अंदाज में कहे जा रहा था। उसकी आवाज़ से आखिर तक यही अंदाज़ा होता रहा था कि वो खौफसदा हो गई थी। धमाका होने तक हम अपनी कामयाबी के बारे में हर तरह पूरी यकीन थे। पता नहीं खुद उसका क्या हशर हुआ होगा। अगर धमाके में ज़रा भी ताख़ीर हुई होती तो शायद इस वक्त मैं तुम्हें यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। मेरे साथी मरे नहीं तो जिंदगी भर के लिए माजूर ज़रूर हो गए होंगे। लहजा भर के सकूत के बाद वीरा की ज़बात आवाज़ उभरी। एलन के हाथ पैर खोल दो, ये बेकसूर है। उसके नादरशाही हुक्म पर मैं सिटपटा कर रह गया। थोड़ी देर कबल वो एलन को हलाक करने का फैसला कर चुकी थी और अब मुझे उसके हाथ पैर खोलने का हुक्म दे रही थी। एलन के जुस्से को देखते हुए मुझे पूरा यकीन था कि एक बार आज़ादी मिल जाने के बाद वो निहत्था होते हुए भी आसानी के साथ सैर नहीं किया जा सकेगा। मगर उस वक्त वो मादाम वीरा या शुगर क्वीन का रूप इख्तियार कर चुकी थी, लिहाजा उसके हुक्म से सरताबी की गुंजाइश नहीं थी। मैंने एलन के हाथ की बंचें खोली तो पैरों पर बंधी हुई रस्सी उसने खुद ही खोल डाली। बहुत बहुत शुक्रिया मादाम। वो सीट पर अपनी पोजीशन दुरुस्त करते हुए भराई हुई आवाज़ में बोला। मुझे तुमसे ऐसे ही इंसाफ की तवक्का थी। मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हूँ, इजाज़त हो तो सिगरेट सुलगा लूं। मादाम के दरवाजे से फौरन ही इजाज़त सादर होगी और एलन ने बेसब्री के साथ जेबें टटोल कर सिगरेट सुलगा ली। उसने मेरे हाथ में दबे हुए अपने पिस्तौल के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और अलबत्ता गौर से मेरा जायज़ा जरूर लिया था। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूँ मादाम? सिगरेट का धुआं उगलते हुए उसने सवाल किया। आज तुम मौत के मुंह से बाल बाल बचे हो।
तुम्हें खुली छूट है, वीरा ने कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि हमारे मामलात में यक बयक एशियाई क्यों इतने ज्यादा फाल हो गए। क्या हम लोग मामलात संभालने के लिए नाकाफी थे? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मुझे इस मुहिम के लिए हिल्टन के बार में आज शाम एक एशियाई से हदायत मिली। सिरे वाली औरत भी एशियाई थी, तुम्हारा साथी भी एशियाई है। जिस कार में मैंने जबरदस्ती लिफ्ट ली थी वो भी एक एशियाई चला रहा था। बल्कि मेरा तो अंदाजा है कि मिस्टर एक्स भी एशियाई ही है। मिस्टर एक्स के बारे में कैसे अंदाजा लगाया तुमने? वीरा ने मौजू फौरन महदूद कर दिया। फोन पर उसने मकामी लबलहजा इख्तियार करने की कोशिश की थी। वो रस्मी सी हंसी के साथ बोला, मगर तुम जानती हो कि ये लोग तलफ्फुज़ में अमूमन मार खा जाते हैं। उसने मुझे मखसूस हुलिया में हिल्टन बार में पहुंचने की हदायत की थी, जहां उसका कोई आदमी मुझे पहचान कर काम से आगा करता। लेकिन मेरा अंदाजा है कि हिल्टन बार में मुझसे मिलने वाला खुद मिस्टर एक्स था। उसके अंदाज की बरतरी देर तक मेरे जहन में चुभती रही थी, लेकिन तुम्हारे इंकशाफ ने मेरा जहन साफ कर दिया है। सराउरिया तो दोहराओ हिल्टन बार में मिलने वाले का, वीरा ने सपाट और मशीनी लहजा में कहा, और वह रुक रुक कर खदोखाल से लेकर उसके लिबास तक की तफसीलात बताने लगा, जिनमें मेरे लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक मैंने दाऊद को सिरे से देखा ही नहीं था। तारुफ किस नाम से हुआ था? वीरा के सवाल से मैंने अंदाजा लगाया कि एलन की बताई हुई तफसीलात उसके लिए दिलचस्प और करामत साबित हुई थी। D.A. खान नाम बताया था उसने। अगर उसके दिमाग में बर्तरी का खन्नास न होता तो उसे मुखफ़फ़ की बजाय अपना पहला नाम भी बताना चाहिए था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो मुझसे फासला बरकरार रखते हुए मजबूरन मिला हो। शायद वो अपने उस साथी झगड़े को कम से कम लोगों तक महदूद रखना चाहता था। वह हाथ पैर खुल जाने पर बहुत मगन नजर आ रहा था। उस खुशी में वो अपने जख्मों की तकलीफ भी यकसर फरामोश कर बैठा था। फिर तुम्हें 6 आदमियों को ले जाने की इजाजत क्यों थी? उस लड़के से बदतरीन इंतकाम के लिए, जो उसके लिए मौत से जरा कम ही था। फिर वो इस मुहिम को हर कीमत पर कामयाब देखना चाहता था। वो तो मेरे सितारे यावर थे कि नाकाम लौट रहा हूं। मैं दिल ही दिल में उसकी अहमकाना सोच पर हंस कर रह गया। उस मरदूद को मैंने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत सुल्तान शाह की गाड़ी से अपनी कार में मुंतकिल किया था। मेरा ख्याल था कि वीरा की मौजूदगी में उससे बाज पुरसूदमंद हो सकेगी, लेकिन उसने तो वीरा की आवाज़ सुनते ही ऐसे सहरज़दा मामूल का रूप इख्तियार कर लिया था कि मैं हैरान रह गया था। वीरा को बदस्तूर तंजीम के अहम मुफादात का निगरान समझते हुए कि उसने जिस आसानी के साथ सब कुछ बता दिया था वो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। अगर उस वाक़े के बारे में उसकी ज़ुबानी सारी तफसीलात मेरे इल्म में न आती तो गजाला से मुलाकात होने तक मैं उस बारे में बदतरीन खालिश का शिकार रहता। मुझे जानकर बेइंतहा खुशी हुई थी कि बुरा वक्त आने पर गजाला ने खुद को हर किस्म के हालात का मुकाबला करने का अहल साबित किया था। वापसी पर रिपोर्ट किसत हो गई? वीरा ने अगला सवाल किया। वो बहुत नरमी के साथ कुरीद कर उससे काम की बातें पूछती जा रही थी, और वो मादाम वीरा पर अंधा एतमाद करते हुए सब कुछ बताता चला जा रहा था। फोन पर उसी D.A. खान से राब्ता कायम करना होगा। वो हिल्टन ही के कमरा नंबर 510 में मुकीम है। उसके जवाब पर मैं दिल ही दिल में खुशी से झूम उठा। हदायत देने वाले एशियाई के नाम के मुखफ़फ़ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद वो दाऊद अहमद खान ही रहा हो, और अब एलन ने उसकी क़यामगाह का पता भी दे दिया था, जिससे वीरा जैसी मकार और बाखबर औरत भी अभी तक लाइल्म थी। तुम बहुत जल्द खुद को तरक्की पाने वालों की इस सफ में देखोगे, वीरा ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, और एलन के शुक्रिया के साथ कार में से कूचा गया। जब वीरा ने लंदन के मुजाफात में एक वीराने में कार रोकी तो वो यक बयक चुकन्ना नजर आने लगा। चंद गज पीछे सुल्तान शाह ने भी अपनी कार रोक दी थी। हम यहाँ क्यों रुके मादाम? उसने मुसलमाना लहजे में पूछा। यहाँ से हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो जाएंगे, तुम यहीं उतर जाओ। वीरा की आवाज़ सर्द और पुरस्कून थी, मगर मेरी हालत तब्तर है। वो तशवीश ज़्यादा लहजे में हकलाया। मैं जख्मी हूँ, मेरी कमीज और दाहिनी आस्तीन खून में तर है। मैं किसी की निगाहों में आए बगैर शहर में कैसे दाखिल हो सकूंगा? मेरा ख्याल है कि अभी हम लंदन के मुजाफात ही में हैं और शहर खासी दूर है। ये तुम्हारा मसला है एलन? वीरा ने गर्दन घुमाकर अपने मखसूस और सपाट लहजे में कहा। मैं नहीं चाहती कि इस मरहले पर तुम्हें मेरे साथ सफ़र करते हुए देखा जाए। इस खबर पर मिस्टर एक्स चौकन्ना हो सकता है। तुम्हारा बयान बहुत अहम है, लेकिन शी में उसका अपना एक मकाम है। महज तुम्हारे बयान को बुनियाद बनाकर मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हमारा अलग हो जाना तुम्हारे भी मफाद में होगा। जैसा तुम चाहो। मेरा पिस्तौल मुझे मिल सकेगा? एलन का लहजा शिकस्त खोरदा था। नीचे उतरे तो गोली खोपड़ी में उतरना चाहिए, वीरा ने मेरी तरफ मुखातब हुए बगैर उसी लबो लहजे में उर्दू में कहा, और मेरे वजूद में इत्मीनान की लहर तोड़ की। सारी जुबानी कलाबाजियों के बावजूद वीरा एलन के बारे में अपना अटल फैसला सादर कर चुकी थी, और उस बदमाश को कोई रायत देने पर अमाता नहीं थी। ये ले लो। वीरा ने अपना पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ा दिया। बेआवाज़ हथियार की मुझे जरूरत है। उसने वीरा के हाथ से उसका पिस्तौल लिया और वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। शायद उसकी छठी हिस्स उसे खतरे के इम्कानात से आगाह कर चुकी थी, क्योंकि वो हम दोनों पर से नजर हटाए बगैर उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। वीरा मुखालिफ समत में थी, लिहाजा मैं एलन की खाली की हुई जगह पर उसकी समत की खिड़की के करीब से रखा। वीरा का पिस्तौल उसके हाथ में ऐसी पोजीशन में था कि वो बिला तअम्मुल हम पर फायर कर सकता था। मुझे वीरा पर शदीद गुस्सा आया कि उसने गैर जरूरी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए अपने हरीफ को आखिरी लम्हात पर खुद ही मुसल्ला कर दिया था।
मगर मेरे पास वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर निशाना लेकर गोली चला दी। हल्की से खटके के साथ चली हुई गोली उसकी पेशानी में पवस्त हुई थी। उसे लड़खड़ाकर गिरते गिरते भी हाथ सीधा करके 2 बार वीरा के पिस्तौल का ट्रैगर दबाया, लेकिन दोनों बार सिर्फ ट्राइगर की आवाज ऊपर कर रह गई थी। शायद वीरा ने ड्राइविंग करते हुए सोची समझे स्कीम के तहत रास्ते ही में अपने पिस्तौल का मैगजीन खाली कर दिया था। गोली खाकर एलन एक भयानक चीख मारकर किसी शैतान की तरह लहराता हुआ जमीन पर ठहर हुआ था। गिरते हुए वीरा का पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकल गया था और तारों की रोशनी में नुमाया तौर पर चमक रहा था। और पिस्तौल समेत मेरे कार में दाखिल होते वीरा ने तेजी के साथ सफर के आखिरी मरहले का आगाज कर दिया। एलन वहीं खाक पर पड़ा जानकुनी के आलम में सिसक रहा था और मैं वीरा के पहलू में विराजमान था। खसकम जहां पाक। गाड़ी की रफ्तार पकड़ते ही वीरा हल्का सा कहका लगाकर बोली, तुम्हारी उर्दू काबिले रश्क हद तक बामुहावरा है। मैंने मौत के बोझ सकूत को कम करने में उसका साथ देते हुए कहा, मैं बता चुकी हूँ कि तुम्हारे इलाके में काम करने के लिए मैंने बाकायदा उर्दू की तालीम हासिल की थी। पसमानदा इलाकों में किसी भी मकामी जुबान से वाकफियत का बगैर निचली सतह पर काम करना दुश्वार होता है। तो मेरे पैकेट से सिगरेट निकाल कर लाइटर ऑन करते हुए बोली, हम पसमानदा नहीं तरक्की पजीर कौमों में शुमार किए जाते हैं। मैंने उसकी तोसी की, तुम्हें किसने रोका है? चाहो तो खुद को तरक्की याफ्ता भी कह सकती हो। वो लाइटर से सिगरेट सुलगाते हुए बेपरवायाना लहजे में बोली, देखा ये दूसरे तुम्हें किस निगाह से देखते हैं? तुम जराइम के अलावा दूसरे मौजूआत पर भी बोल लेती हो। मैंने हर से कहा, किसी इलाके में कदम रखने से पहले वहां के मफादात और इज्तिमाई जज्बाती कमजोरियों का इल्म हो तो लोगों में घुल मिल जाने में बड़ी आसानी होती है। तुम्हारे कबायली इलाकों में मुझे ऐसे दीवाने नौजवान भी मिले जो ये समझते हैं कि उनके मुल्क में जल्द ही राइफलों के लिए एटमी कारतूस भी मिलने लगेंगे। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ, वरना सिर्फ 10 मिनट में तुम्हें लाजवाब कर सकता हूँ। मैंने उसे उलझे बगैर कहा, मेरा ख्याल है कि अब दाऊद से भी छेड़छाड़ कर ली जाए। ये कहते हुए मैंने ऑपरेटर्स का पावर सप्लाई स्विच ऑन कर दिया। एलन ने D.A. खान का जो हुलिया बताया वो 100% दाऊद का है। जब हमें उसके होटल का कमरा नंबर मिल चुका है तो क्यों ना उसे होशियार होने का मौका दिए बगैर वहीं घेर लिया जाए। 10 बज रहे हैं। मैंने रिस्ट वॉच के रोशन डायल पर निगाह डालते हुए कहा, और कुछ नहीं तो टावर हिल न पहुंचने की मुआजरत ही कर लेंगे। हालात के बदतरीन दबाव से गैर मुतवक्का तौर पर निकल आने के सबब तुम पर ज़हनी अय्याशी का दौरा पड़ा हुआ है। ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है, जो चाहो कर सकती हो, उसने बेबसी के साथ कहा। मैंने गौर किया तो वीरा के मशवरे को वजन देना ही पड़ा। वक्ती तौर हमने मसाइल पर काबू पा लिया था, लेकिन सूरत हाल अभी तक गैर यकीन थी। रसाला तक रसाई हासिल किए बगैर हम हालात की तरफ से बेफिक्री इख्तियार नहीं कर सकते थे और किसी फरीक को गैर जरूरी इश्तियाल दिलाकर अपने पीछे लगाना मुनासिब नहीं था। अगर मैं दाऊद को एलन की हलाकत की खबर देता तो उसका होशियार होना नागुज़ीर था। वो बासानी ये सोच सकता था कि सिरे से दूर हमने एलन को महज आबो हवा की तब्दीली के लिए हलाक नहीं किया होगा, बल्कि रास्ते में उससे बाज पुरस भी की होगी। लिहाजा वो हर उस बात का तोड़ इख्तियार कर सकता था जो एलन के इल्म में थी, और उनमें ही से एक नुक्ता यह था कि एलन D.A. खान के होटल के पते से वाकिफ था। मेरे जरिए एलन के कत्ल की खबर मिलते ही दाऊद हिल्टन होटल छोड़ सकता था और हमें उसकी दोबारा तलाश में दांतों पसीना आ सकता था। दूसरी सूरत में वो ये सोच भी नहीं सकता था कि लंदन के उन मुजाफात में एलन हमारे हाथों मारा गया होगा। एलन की लाश की इत्तफाकी दरियाफ्त की सूरत में करीने क्यास कहानी ही बन सकती थी कि एलन सिरे में जख्मी होने के बाद ताकत के बल पर किसी से लिफ्ट लेकर लंदन रवाना हुआ और मुजाफात लंदन में लिफ्ट देने वाले को मौका मिल गया हो कि एलन को वहीं जहन्नम वासिल करके उस मुसल्ला आजाब से निजात हासिल कर ली। तुम दाऊद से छेड़छाड़ करना चाह रहे हो और मैं पिछले वाकयात को अपने ज़हन में तुराते हुए अपने लिए फिजा में कुछ खतरात की बू सूंघ रही हूँ। कुछ देर बाद वीरा ने सकूत तोड़ते हुए कहा, तुम तो खतरात से खेलने की आदी हो, तुम्हें किससे खतरा हो सकता है? मैंने अजराह तमस्कर कहा। दाऊद ने ऑपरेटर्स में पोशीदा टेलीफोन के जरिए मेरे होटल के पते के अलावा सब कुछ मालूम कर लिया था। मेरे और तुम्हारे ताउन के अलावा वो तुम्हारे साथी के वजूद से भी वाकिफ हो गया था, मगर मुझे तशवीश आइजक के बारे में। दाऊद को आइजक की मेरे कमरे में मौजूदगी का इल्म हो गया था। उसे तो एलन से तुम्हारे ताल्लुकात का भी इल्म था, फिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? संजीदगी इख्तियार करो डैनी, वो मुंह बनाकर बोली। आइजक की तजहीक के लिए हम बार बार उसका पूरा नाम लेते रहे, जिसमें उसका खिताब भी शामिल था। उस हवाले से शहर में उसका सुराग लगाना बहुत आसान है। शहर के बतेरे लोग उस पर तरस खाकर उसके माली आनत करते रहते हैं और सब जानते हैं कि वो अक्सर सोहो की कलियों में पाया जाता है। फिर उसे क्या फर्क पड़ता है? मैंने चीख कर सवाल किया। आइजक के बारे में उसकी बेमौका तकरीर सुनकर मुझे सख्त कोफ्त हुई थी। वह लोग मेरे होटल का पता मालूम करने के लिए आइजक को उठवा सकते। मैं चौंक पड़ा। मेरा ने बहुत दूर की बात सोची थी। आइजक के जरिए ट्यूडर होटल का पता मालूम करके दाऊद के आदमी वीरा के लिए वहां चूहेतान तैयार कर सकते थे। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। आइजक के साथ जरा सी हमदर्दी जताकर वो लोग उससे हर बात मालूम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा ट्यूडर होटल का रुख करना खतरनाक हो सकता है। फिर मैं कहाँ जाऊँ? उलझे हुए अंदाज में बोली।
मुझे तो ये शहर खुद पर यकायक तंग होता नजर आने लगा है। किसी होटल वगैरह के मुकाबले में तुम्हारे लिए गैर मारूफ ठिकाना महफूज रहेगा। मैंने उसकी शनासाओं में से वही एक नाम ले दिया जो मुझे मालूम था और वीरा की आंखें चमक उठी। वहां कई लड़कियां काम करती हैं, उनमें मैं आसानी के साथ खुद को खपा सकूंगी। शहर में दाखिल होने के बाद वीरा ने अपनी कार का रुख पकड़ ली और सोहो की मशहूर आलमगीर गलियों की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो वक्त मिस ऐशबर्न के क्लब में बिजनेस के अरूज का था और सारी शाम से रात 2 बजे तक ऐशबर्न वहीं मसरूफ रहती थी। ट्रैफिक के हजूम में रुक रुक कर बढ़ते हुए आखिरकार वीरा ने गाड़ी एक पार्किंग लॉट में छोड़ी और सुल्तान शाह को वहीं इंतजार करने की हिदायत करके मेरे साथ जलती बुझती रोशनियों से जगमगाते उस बाजार की तरफ चलती जहां बस रातें ही जवान होती थी। हमने अपना असलहा नशिस्तों के नीचे छोड़ दिया था। सोहो की पतली पतली गलियों में मुल्क मुल्क के स्याहों के कौल घूम रहे थे और जा बजा जिनों और कैबनों में खड़ी हुई दिलकश और खूबरू लड़कियां स्याहों को पुरलुत्फ पुरस्रार तफरीहात की तरगीबात दिला रही थी। मेले की उस रंगा रंग समा से तेजी के साथ गुजरते हुए हम होस्टिस क्लब पहुंचे तो सीढ़ियों के करीब मेज डाले तो लड़कियां वालियाना अंदाज में दाखिले की टिकट फरोख्त कर रही थी। वीरा ने अपनी सहेली का हवाला दिए बगैर 2 टिकट लिए और सीढ़ियां तय करती हुई ऊपर पहुंच गई, जहां कदम रखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पर पूरी कुव्वत से लठते मारा हो। मुख्तसर से हाल में उजले उजले जिस्मों पर स्याह मिनी स्कर्ट पहने हुए खूबसूरत लड़कियां ग्राहकों को सर्व कर रही थी और जो ग्राहक ज्यादा फ्याज थे उनके साथ बैठी उनकी तबीयत बहला रही थी। लेकिन मेरी तवज्जो लम्हा भर से ज्यादा उस तरफ मरकूज न रह सकी, क्योंकि काउंटर पर मौजूद स्याफाम खातून वीरा को देखते ही तहय्युर अमेज अंदाज में तकरीबन चीख पड़ी थी, मिस वीरा तुम यहाँ? वहां का माहौल कुछ ऐसा तिलिस्म अंगेज था कि स्याफाम खातून की चीख किसी के इन अमाक पर खलल अंदाज न हो सकी। फिर मुझे कहाँ होना चाहिए था? वीरा ने जबरदस्ती अपने होंठों पर मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा। ऐशबर्न कहाँ है? स्याफाम खातून जो वीरा को अपनी मालकन की सहेली की हैसियत से पहचानती थी हैरत व बेएतबारी के साथ बोली, वो तो 1.5 घंटे से तुम्हें देखने गई हुई है। मुझे? वीरा ने आंखें निकाल कर कहा। तुम ठीक तो मिसेज एडी? हाँ तुम्हें। मिसेज एडी के लहजे की तेजी एकदम झाग की तरह बैठ गई। वो बहुत उजलत में गई थी। किसी ने फोन पर बताया था कि तुम्हारा शदीद एक्सीडेंट हुआ है, कई हड्डियां टूट गई हैं और तुम अस्पताल में हो, बेहोशी की हालत में जेरे इलाज हो, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक हो। वीरा ने अपनी दोनों कोहनियां काउंटर पर टिकाकर दोनों हाथों से सर थाम दिया। मेरे लिए उसकी तशवीश काबिल फहम थी। आइजक की सलामती के बारे में उसे जो अंदेशे थे उनकी तस्दीक हो गई थी। वीरा का पता हासिल करने के लिए पहले शायद आइजक को घेरा गया, फिर उससे वीरा और ऐशबर्न के ताल्लुकात के बारे में मालूमात हासिल होती ऐशबर्न को धोखे से उसके ठिकाने से हटाकर गालिबन अगवा कर लिया गया था। उसका मतलब था कि मुखालिफिन ने चिल्लाट में हर उस शख्स पर हाथ डालने का फैसला कर लिया था जिसका मेरी या वीरा के साथ से जरा भी ताल्लुक रहा। अगर ऐशबर्न उनकी निगाहों में आ चुकी थी तो उसका होस्टेस क्लब भी हमारे लिए मखदूश हो चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें जरा भी वक्त जाया के बगैर वहां से निकल भागना चाहिए। चलो, मैंने सख्ती से वीरा का बाजू थाम कर कहा, अब यहाँ रुकना खतरनाक है। वो हथेलियों से सर उठाकर मायूसाना अंदाज में मेरे साथ जाने के लिए मुड़ी और फिर हम दोनों अपनी जगह पत्थर के मुजस्मों की तरह जम कर रह गए। जीनों के सिर पर खबीज सूरत वाला एक सफेद फार्म पस्तौल की नाल हमारी तरफ उठाए सफाकाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उस वक्त तक क्लब के अमले या गाहकों में से किसी को किसी खतरनाक तब्दीली का एहसास तक नहीं हो सका था। हमसे निगाहें चार होते ही उसके होंठों पर सजी हुई सफाकाना मुस्कुराहट कुछ और कह रही होगी। हम दोनों के इज़्तिरारी रद्दअमल से उसने भांप लिया था कि हम बिगड़ी हुई सूरत हाल का अंदाजा करने के साथ ही उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल का मुहिब दहाना भी अच्छी तरह देख चुके हैं। लिहाजा उसने होस्टेस क्लब के ग्राहकों की रंगीन बल्कि स्याह सफेद तफरीहात में बदमजगी पैदा होने के ख्याल से अपने आतिशी हथियार के मजीद नुमाइश को गैर जरूरी समझते हुए अपना दाहिना हाथ पिस्तौल समेत अपने लांग कोट की जेब में डाल लिया। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि जरूरत पेश आई तो वो बेहतरीन कोट की जेब ही में से गोली चला देगा। वो शी का कोई नया कारिंदा था या फिर उसे ये इल्म हो चुका था कि वीरा का नाम शी के सरबराह लोगों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि एलन ब्रेज महज वीरा की आवाज सुनकर ही रेशा खत्म हो गया था। मगर नवार्द वीरा से निगाहें चार करके भी मुतासर या खौफजदा नजर नहीं आ रहा था। मुझे वीरा की वो खुशफहमी खाक में मिलती नजर आ रही थी कि तंजीम में दाऊद और उसके हमनवा उसके खिलाफ सब कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन शी की सुप्रीम बॉडी की तरफ से इल्जामात आयद किए जाने से बेशतर किसी भी कीमत पर उस पर हाथ डालने की जुर्रात न कर सकेंगे। मगर अब एक मुसल्ला सफेद फार्म हमारी राह में हायल हो चुका था। नजर यह आ रहा था कि मेरे साथ ही वीरा भी पिस्तौल के बल पर अगवा की जाने वाली थी। उस सूरत से दो ही नताइज अखज किए जा सकते थे, या तो दाऊद ने वीरा को घेरने के लिए हंगामी तौर पर शी की सुप्रीम बॉडी से खुली इजाजत ले ली थी, शी के ज़ाब्तों की परवाह किए बगैर अपनी तमाम अफरादी कुव्वत के साथ हमारे खिलाफ सरगर्म अमल हो गया था। लम्हा भर के लिए मैंने वहां हड़बोंग फैलाने के बारे में सोचा, लेकिन वहां काउंटर और मेजों की तरतीब कुछ ऐसी थी कि कोई आड़ लेने से कबल ही मैं नवार्द की गोली का निशाना बन सकता था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि वहां रोशनी के मरकजी निजाम से मिना इल्म था। थाल में जा बजा
कोनों खुदरों में पोशीदा मुतअद्दिद धीमी रोशनियां चल रही थी, जिन्हें बैक वक्त तोड़कर वहां अंधेरा करना नामुमकिन था। लिहाजा मैंने फौरी तौर पर मुजाहमत का आगाज करने के बजाय खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला कर लिया। उस वक्त शायद वीरा भी उन्हीं खतूत पर सोच रही थी, क्योंकि उसने अपना वेंटी बैग कंधे से लटका कर दोनों हाथ पहलुओं पर गिरा लिए थे। उस तरह वो नवार्द को अपने ताउन का यकीन दिला रही थी। अपनी हिकमत अमली कामयाब होते देखकर नवार्द सीढ़ियों के किनारे से आगे बढ़ा ही था कि पिघले हुए कुंदन की तरह दमकते और लपकते हुए बदन वाली एक सफेद फार्म वेट्रेस स्या मिनी स्कर्ट में मलबूस नवार्द की तरफ पड़ी और वो एकदम भड़क उठा। नहीं, मुझसे दूर रहो। वो अपना हाथ फिजा में उठाकर दुरुस्त लहजे में बोला, मैं अपनी जगह और मेजबान का इंतखाब अपनी मर्जी से करूंगा, वरना दाखिले की रकम पर लानत भेजकर वापस चला जाऊंगा। वेटरस ने हकार से मुंह बनाकर रास्ता तब्दील कर लिया। नवाद का लबोलेजा उसके लिए वाज़े तौर पर तौहीन अमेज था, क्योंकि उसने बढ़ने वाली को यकसर मुस्तरद कर दिया था। मेरा अंदाजा गलत नहीं तो शायद तुमको ऐश बरन की तलाश है। नवार ने करीब आकर धीमी मगर जारहाना आवाज में वीरा से सवाल किया, तुम गंदे सुअर हो? वीरा ने बेखौफी के साथ गुस्सीले लहजे में कहा, मैं कौन हूं और किस काम से यहाँ आई हूँ, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। क्या बात है मिस वीरा? मिसेज एडी काउंटर के पीछे से निकलकर हमारे करीब आते हुए बोली, ये कौन है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हमारी आपस की बात है, तुम जाकर अपना काम करो। मुसल्ला नवार ने दुरुस्त लहजे में कहा। मिस वीरा अपनी सहेली के बारे में फिक्रमंद है, अभी ठीक हो जाएंगी। मिसेज एडी कुछ बोलने का इरादा रखती थी, लेकिन वीरा ने सर हिलाकर उसे नवार्द के मशवरे पर अमल करने का इशारा किया और वो उसे सर से पैर तक नपसंदीदा निगाहों से घूरती हुई जो भी काउंटर के पीछे वापस चली गई। बुढ़िया ने काम आसान कर दिया। मिसेज एडी के चले जाने के बाद सफेद फार्म धीमे से हंसा। मैं तुम्हारी शान में किसी गुस्ताखी का इर्तिकाब करने से पहले घुमा फिरा कर तुम्हारा नाम मालूम करना चाह रहा था, लेकिन बुढ़िया ने मुश्किल आसान कर दी। अगर तुम वीरा लाइड हो तो तुमसे मुझे कोई तारुज नहीं। तुम जब और जहां चाहो जा सकती हो। मुझे तुम्हारे साथी को उठाने की हदायत मिली है, डैनी ही समझ लो। मैंने ये कहते हुए खुशदिली के साथ उसकी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। तुम्हारा नाम क्या हुआ करता है? चालाक बनने की कोशिश ना करो। वह तहकीर अमेज लहजे में गुर्राया। थोड़ी देर में सारी चौकी और तरारी हवा हो जाएगी। मुझे ये कहकर वो फिर वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे बताया गया था कि डैनी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे होस्टेस क्लब पहुंचने का काफी इम्कान है। अगर दो बातें दुरुस्त हैं तो तीसरी कैसे गलत हो सकती है? फिर दुरुस्ती होगी। ले जाओ इस डफर को, वीरा ने बेपरवाही से कहा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार उभर आए। वीरा ने मुझे डफर कहकर उसका एतमाद मुझसे जज्जल कर दिया था। जाओ, चले जाओ इसके साथ। इसे खामोश पाकर वीरा ने मुझसे तहकमाना लहजे में कहा, कोई गड़बड़ करने की कोशिश न करना, वरना जख्मी हुए या मारे गए तो मैं जिम्मेदार न होगी। मैं नवार्द के करीब से होकर सादत मंदाना अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरे उस रवैये ने उसका रहा सहा एतमाद भी साहिल कर दिया। वो बेयकीनी के आलम में कदम बढ़ाकर मेरे साथ हो लिया कि कहीं मैं मौका पाते ही किसी तरफ तेजी के साथ तोड़ न लगा दूं। मैंने देखा कि पल भर में ही उसके चेहरे पर यतीमी बरसने लगी थी। वीरा ने पेशगी मंसूबा न होने के बावजूद मेरी बात को सहारा देकर उसे खुद को दुनिया का अहमक तरीन शख्स समझने पर मजबूर कर दिया था। तुम कहाँ चली आ रही हो? सीढ़ियों से उतरने के बाद नवार ने वीरा को अपने पीछे लगे हुए देखकर चिल्लाए लहजे में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वीरा ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं इस सादालू शख्स को तुम जैसे खरांट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। क्या पता कि तुम इसे बिला वजह गोली मारकर अपने बड़ों से कह दो कि उसने मौका पाकर फरार होने की कोशिश की थी। मैं अपनी तसल्ली करने के बाद खुद इस काट के उल्लू को लात मारकर बका दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ डैनी दरकार है, वरना यहाँ हजारों की भीड़ में से जिसे चाहूं ले जा सकता हूँ। जुबान संभाल कर बात करो, काट के उल्लू होगे तुम। मैंने भड़क कर कहा, मेरी मानो तो इसे छोड़कर मुझे ले चलो, चाहे तुम्हारे बड़े तशद्दुद करके मुझसे कुछ उगलवा ही नहीं। वीरा ने कहा, मैं कहता हूँ कि ये डैनी है। मुझे जो हुलिया बताया गया था ये उस पर पूरा उतरता है। फिर ये एशियाई भी है। वो जलाऊ लहजम बोला। उसके अंदाज से साहिब जाहिर हो रहा था कि वो कोई फैसला करने से कबल हमसे बहस करके ये यकीन करना चाहता था कि मैं डैनी नहीं कोई और था। एशियाई होने की बात ना करो, वीरा मज़ाकाना लहजम बोली। इस बड़े आजम का बड़ा हिस्सा फाका ज़दा है। उधर से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों बल्कि हजारों अफराद तुम्हें इस वक्त इन गलियों में मटलाते हुए मिलेंगे। मैं सियासत पर बात नहीं करना चाहता, वो पहलू बदल कर गुस्सीले लहजे में बोला। मुझे भी सियासत से नफरत है। वीरा ने उसके साथ चलते हुए उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं तफरीह फाकों की बात कर रही थी। इनमें से बतेरे आसूदा हाल यहाँ सिर्फ रंगीन तफरीहात के लिए आते, इसलिए उसका एशियाई होना कोई जुर्म नहीं है। मैं अपना इत्मीनान खुद कर लूंगा। तुम वीरा लाइड हो और ये तुम्हारे साथ होस्टेस क्लब पहुंचा था, इसलिए मुझे कभी शुबा है कि यह डैनी होगा। ये बात तुम दूसरी बार दोहरा रहे हो। चाहे तुम्हारे इत्मीनान के लिए तुम्हें डैनी की शनाख्त की कुछ खुफिया निशानियां भी बताई गई होंगी। वीरा का लहजा तंजिया था। खुदा के लिए तुम अपना रास्ता पकड़ो। वो चलते चलते थम कर बोला, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है और इसके लिए कौन सा तरीका कार बेहतर होगा। वीरा के सुलगाने वाले अंदाज और तबसरों से वो जिद चाह गया था, लेकिन सबर का पैमाना लबरेज हो जाने के बावजूद इश्तियाल के आलम में भी वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। मैं बता चुकी हूँ कि मैं इस शख्स को तुम जैसे वहशी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। तुम इसे जहां ले जाओगे मैं भी साथ चाहूंगी।
ये यकीन हो जाने के बाद कि उसे वीरा से ना उलझने का हुक्म मिला हुआ था, वीरा शेर हो गई थी और उसके सर पर सवार होती जा रही थी। वो गुस्से और बेबसी के साथ चंद सानियों तक वीरा की आंखों में देखता रहा, फिर उकताए हुए लहजे में बोला, तुमने ठीक ही कहा था, ये बिल्कुल डफर और बेहिम्मत मालूम होता है। जबकि डैनी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की हिदायत मिली थी। मैं इसे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे डैनी का पता बता दो। ये डैनी का एक साथी है। वीरा ने यकबयक नर्म और मुसालिहाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। उसे पहले इसे खतरे का एहसास हो गया था। वो किसी करीबी पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठा हमारी वापसी का इंतजार कर रहा होगा। तुम उस पर हाथ न डाल सकोगे। मुझे सिर्फ उस पार्किंग लॉट का नंबर बता दो, अपना शिकार मैं खुद तलाश कर लूंगा। डफर ये है, मैं नहीं। वीरा मेरी तरफ इशारा करते हुए तल्ख लहजे में बोली, तुमने शराफत से हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं यही थप्पड़ों से तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। उसने खौफनाक तेवरों के साथ यूं मुंह चलाया जैसे हल्क में पंसी कड़वी कोली मुंह में उतारी हो। फिर तेज लहजे में बोला, काश मुझे मालूम न हुआ होता कि तुम कौन हो, तो इस हर्जा सराय पर तुम्हें ऐसा सबक देता कि आइंदा तुम अपनी जुबान एहतियात से इस्तेमाल करती। इस वक्त उस शख्स की पूरी तवज्जो वीरा पर मरकूज थी और वह मेरी तरफ से गाफिल हो गया था। चाहे बात उसके लाशौर में जम गई थी कि मैं उसका मतलूबा आदमी नहीं था। मैंने उस मोहलत से फायदा उठाया और फुर्ती के साथ हजूम में शामिल होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर गली के नुक्कड़ पर नीम तारीकी में एक बंद दुकान के जीनों में मुझे बेहतरीन कमीन गाह नजर आई और मैं उन चंद जीनों को अबूर करके दुकान के बंद दरवाजे के करीब तकरीबन तारीकी में पूरी तरह छुप गया। मेरे लिए वो जगह उस एतबार से खतरनाक हो सकती थी कि अगर कोई गश्ती सिपाही उधर आ निकलता तो नकब जनी के इरादे के शुबे में मुझे बाज पुरस कर सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरी रुपोशी ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट तक बरकरार रहेगी। यूं ही मुसल्ला अजनबी को मेरे लापता होने का एहसास होता, वो अफरा तफरी के आलम में मुझे ढूंढता हुआ किसी तरफ निकल जाता और मेरे लिए मैदान साफ हो जाता। तारीख जीनों के पनागाह से मैंने देखा कि उस मर्तबा वीरा ने उसे अपने साथ गुफ्तगू में सूरत से ज्यादा ही उलझा लिया था और वो चक बदस्तूर वीरा की तरफ मुतवज्जा था। उस तरह वीरा ने मुझे फरार की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोहलत फराहम करने की कोशिश की थी, जिससे मैं फायदा उठा चुका था। चंद सालों बाद वह अचानक ही मुड़ा और फिर अमलन एड़ियों के बल पूरा चक्कर काट गया, मगर उसे मेरा साया तक कहीं नजर ना सका। वीरा उसे वहीं छोड़कर वापस होस्टेस क्लब की समत में चलती। बुखलाड़ के आलम में अजनबी का दाहिना हाथ जो इब्तिदा से मुसलसल कोट की जेब में था बाहर आ गया, लेकिन उस बार वो खाली था। लम्हा भर तक सरसामगी के आलम में वहीं रुके रहने के बाद वो लोगों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ वीरा की तरफ छपटा था। वीरा को रुकते ही शायद दोनों में मुख्तसर सी तकरार हुई और वीरा ने अचानक रास्ता तब्दील कर लिया। अब वो होस्टेस क्लब की तरफ जाने के बजाय मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन अजनबी को यकीन हो गया था कि मैं उसी तरफ फरार हुआ था जिधर वीरा बज़ाहिर इस्तरारी तौर पर चल पड़ी थी। वो वीरा की परवाह किए बगैर बहुत उजरत के आलम में उसी रास्ते पर चल पड़ा जिधर से हमें लेकर आया था। वीरा ने कुछ दूर चलने के बाद गर्दन घुमाकर पीछे का जायजा लिया और अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसने मुझे रवाना होते हुए जरूर देखा था, लेकिन अजनबी से बहस में उलझे हुए होने की वजह से मेरी कमीनगाह के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकी थी। मैं उसे देखते हुए अपनी जगह दुबका रहा और वो जब मेरे सामने से गुजर गई तो मैंने अपनी जगह से निकलकर अकब से उसे आवाज दी। उसका रद्द-ए-अमल काबिल दीद था। वो तीर की तरह मेरी तरफ पलटी थी और हम दोनों एक दूसरे से एक भी लफ्ज कहे बगैर उसी नीम तारीक गली में घुसते चले गए जिसके नुक्कड़ वाली दुकान के जीनों में मैंने पनाह ले हुई थी। कई मिनट तक तेज रफ्तारी के साथ रास्ता तय करने के बाद आखिरकार मैंने ही सकूत तोड़ा था। ये तो बिल्कुल ही बोदा और अहमक साबित हुआ। मैं तो समझ रहा था कि अब गुलू खुलासी मुश्किल हो जाएगी। शायद शी में नया नया आया है। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा जोशीले होने की वजह से अमूमन मार खा जाते हैं। वो मेरा हाथ थाम कर एक करीबी गली में मुड़ते हुए हंस कर बोली। मेरे बारे में रायत का इतराफ करके उसने अपने लिए खुद मुसीबत पैदा कर ली, वरना वो बड़े आराम से अपना मकसद हासिल कर सकता था। ताऊ ने उस बार सूरज से ज्यादा तेजी और फुर्ती दिखाई है। मैंने तजवीज़ ज़दा लहजे में कहा, तुम्हारे एक्सीडेंट की झूठी इतला देकर ऐश बर्न को भी अगवा करवाया गया होगा। उस तक रसाई का मतलब है कि वो लोग मुख्तसर से मुद्दत में आइजक पर भी हाथ डाल चुके हैं। मैं कुर्बो जवार से गुजरने वाले राहगीरों से बिल्कुल बेखौफ था, क्योंकि हम दोनों की सारी गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी। फिर आम तौर पर अलहदगी में मुझसे उर्दू ही में बात करती थी। उस तरह हम किसी गैर मुतलका फरीक को मुतवज्जा किए बगैर बासानी अपना माफी और समीर एक दूसरे पर वाजे कर सकते थे। आइजक की वजह से ट्यूडोर होटल मखदूश हो गया। होस्टेस क्लब का ठिकाना भी हाथ से जाता रहा। अब मुझे कोई और गैर मरूफ होटल तलाश करना होगा। वो संजीदगी के साथ बोली। होस्टेस क्लब के तजुर्बे की रोशनी में मुझे पूरा यकीन है कि ट्यूडर होटल की कड़ी निगरानी शुरू होगी। वो तुम पर हाथ डालें या ना डालें, लेकिन तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देंगे। बज़ाहिर ट्यूडर होटल भी गैर मरूफ और बदनाम है। तुम्हारे वहां न पहुंचने की सूरत में वो लोग लंदन के ऐसे तमाम अकामती अड्डों को कंगाल डालेंगे। मेरी राय में तो तुम्हें अब ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसका वो तसव्वुर भी न कर सके। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसने उलझन आमेज लहजे में सवाल किया।